बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम मोहम्मद फौद मलिक। स्टूडेंट्स, हम चैप्टर नंबर 14 कर रहे थे और आज हमने आर्टिकल करना है एम्पियर्स लॉ। तो आइए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 12 में आप लोगों ने पढ़ा था कि अगर हमें लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन या सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से सर्टेन पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू फाइंड करनी हो तो हम गॉसेस लॉ यूज करते हैं। बिल्कुल उसी तरीके से अगर हमें एक करंट कैरिंग वायर से, एक करंट कैरिंग सिंगल लूप से या करंट कैरिंग सोलेनाइड से प्रोड्यूस होने वाले मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू फाइंड करनी हो एट सर्टेन डिस्टेंस, तो उसके लिए हम एम्पियर्स लॉ यूज करते हैं। ऑन्ड्रे मैरी एम्पियर एक फ्रेंच फिजिसिस्ट था जिसने लार्ज नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म करके करंट और करंट से प्रोड्यूस होने वाले मैग्नेटिक फील्ड के दरमियान में एक मैथमेटिकल रिलेशन बनाया था जिसको हम एम्पियर्स लॉ का नाम देते हैं या फिर एम्पियर सर्किटल लॉ का नाम देते हैं। अब स्टूडेंट्स, ये एम्पियर्स लॉ क्या है, इसको समझने के लिए सपोज करें कि हमारे पास एक स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर है जिसमें करंट की डायरेक्शन वर्टिकली अपवर्ड है। अब इस पे अगर हम राइट हैंड फिस्ट रूल या राइट हैंड थंब रूल अप्लाई करते हैं तो उससे हमें यह पता चलता है कि करंट कैरिंग वायर से प्रोड्यूस होने वाला मैग्नेटिक फील्ड सर्कुलर है और इसकी डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज है। स्टूडेंट्स, हम चाहते हैं कि करंट कैरिंग कंडक्टर से सर्टेन डिस्टेंस आर पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू को फाइंड करें। तो स्टूडेंट्स देखें कि करंट कैरिंग कंडक्टर से आर डिस्टेंस पे एक पॉइंट हमें ये मिल जाता है और इस तरीके से हमारे पास लार्ज नंबर ऑफ पॉइंट्स आ जाते हैं। अब हमने किस पॉइंट के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू फाइंड करनी है? तो स्टूडेंट्स, हमने प्रीवियस लेक्चर में ये बात डिस्कस की थी कि अगर एक पॉइंट का करंट कैरिंग कंडक्टर से डिस्टेंस सेम है तो उस पे मैग्नेटिक फील्ड की मैग्नीट्यूड कांस्टेंट रहेगी। तो हम इन तमाम पॉइंट्स को आपस में मिला के एक क्लोज लूप बना लेते हैं जिस लूप को एम्पीरियन पाथ या एम्पीरियन लूप कहा जाता है। अब इस लूप पे मौजूद हर एक पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की मैग्नीट्यूड सेम रहेगी जबकि डायरेक्शन टेंजेंट के अलोंग होगी। अब स्टूडेंट्स, हमारे पास क्या सिचुएशन है इसके बारे में मैं आपको बताने लगा हूं, ये जरा आपने ध्यान से सुनना है। तो सिचुएशन कुछ इस तरह से है कि एक कर्व पाथ के अलोंग हमने ऐसे वेक्टर की वैल्यू फाइंड करनी है जो कि डायरेक्शन के चेंज होने से पॉइंट टू पॉइंट वेरी करता है। तो स्टूडेंट्स, क्या आपने इस तरह की कोई सिचुएशन पहले देखी है? चैप्टर नंबर 4 में वर्क डन बाय द वेरिएबल फोर्स के आर्टिकल में आपने कर्व पाथ के अलोंग वेरिएबल फोर्स से किया गया वर्क डन फाइंड किया था, जहां पे हम कर्व पाथ को पहले स्मॉल पैच में डिवाइड करते हैं और उसके बाद हम फोर्स का वो कंपोनेंट पैच की लेंथ के साथ मल्टीप्लाई करते हैं जो कि पैच लेंथ के अलोंग होता है। और फिर फाइनली टोटल वर्क फाइंड करने के लिए हम हर एक पैच के अलोंग जो फैक्टर्स आते हैं उन तमाम की वैल्यूज को ऐड करते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये सिचुएशन हमारी आज की सिचुएशन से सिमिलर है। तो यहां पे भी हम सबसे पहले इस क्लोज लूप को, जिसको हम एम्पीरियन पाथ या एम्पीरियन लूप कहते हैं, स्मॉल पैच में इस तरह डिवाइड करेंगे कि हर एक पैच की लेंथ डेल्टा एल के इक्वल आएगी। अब स्टूडेंट्स, हम फर्स्ट पैच के अक्रॉस कैलकुलेशन करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि डेल्टा एल की डायरेक्शन और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में सर्टेन एंगल थीटा एग्जिस्ट करता है। हमने यहां पे मैग्नेटिक फील्ड को उसके कंपोनेंट्स में डिवाइड करना है। तो थीटा के सामने वाला कंपोनेंट मैग्नेटिक फील्ड का वर्टिकल कंपोनेंट बनता है जिसकी वैल्यू बी साइन थीटा के इक्वल है, और थीटा के साथ वाला मैग्नेटिक फील्ड का कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बनता है जिसकी डायरेक्शन डेल्टा एल की डायरेक्शन जैसी है और इसकी मैग्नीट्यूड बी कॉस थीटा के इक्वल है। तो हमने यहां पे बी कॉस थीटा को पाथ की लेंथ के साथ मल्टीप्लाई करना है। स्टूडेंट्स, इसी तरीके से हमने नेक्स्ट पैच के लिए भी यही वैल्यू कैलकुलेट करनी है एंड सो ऑन। सो हर एक पैच के अक्रॉस हम इस वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। स्टूडेंट्स, वर्क वाले आर्टिकल में आपने जब ये तमाम वैल्यूज फाइंड कर ली थी तो उसके बाद आपने टोटल वर्क फाइंड करने के लिए इन तमाम फैक्टर्स को ऐड किया था। तो जब यहां पे हम तमाम वैल्यूज कैलकुलेट कर लेंगे उसके बाद जब आप इसको सम करते हैं तो ये वैल्यूज हमारे पास कुछ इस तरीके से आ जाएंगी, जिसमें फर्स्ट पैच के अक्रॉस जो वैल्यू बनेगी बी कॉज ऑफ थीटा इंटू डेल्टा एल फॉर द फर्स्ट पाथ प्लस बी कॉज ऑफ थीटा डेल्टा एल फॉर सेकेंड पाथ प्लस सो ऑन। सो सपोज करते हैं कि हमने टोटल n पाथ्स के अंदर क्लोज लूप को डिवाइड किया था, तो लास्ट पाथ के लिए इसकी वैल्यू बन जाएगी बी कॉज ऑफ थीटा डेल्टा एल फॉर द nth पाथ। और इन सब वैल्यूज को जब आप आपस में ऐड करेंगे तो इसको समीशन की फॉर्म में हम लिखते हैं सिग्मा
i इज इक्वल टू 1 से n। अब i जो है वो नंबर ऑफ पैथ्स की वैल्यूज हमें बता रहा है जो कि 1 से शुरू होती हैं और n तक एंड होती हैं। इस वजह से हमने यहां पे i की वैल्यू 1 से n तक लिखी है। फिर फैक्टर आ जाएगा हमारे पास b cos ऑफ थीटा इंटू डेल्टा एल, और यहां पे i आ जाएगा। अब स्टूडेंट्स हमें यह पता है कि जब भी डॉट प्रोडक्ट को ओपन किया जाता है तो उससे cos ऑफ थीटा प्रोड्यूस होता है, तो यहां पे हम इसको वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो ये वैल्यू बन जाएगी इंप्लाइज दैट समेशन i इज इक्वल टू 1 से n b डॉट डेल्टा एल वेक्टर्स i इज इक्वल टू। अब स्टूडेंट्स एक्सपेरिमेंटली ये देखा गया है कि ये फैक्टर इक्वल आता है म्यू नॉट टाइम्स द टोटल करंट enclosed by एम्पीरियन लूप, इस फैक्टर के इक्वल आता है। और स्टूडेंट्स ये करंट एनक्लोज से क्या मुराद है, तो उसके लिए सपोज कीजिए कि हमारे पास एक क्लोज लूप है और इस क्लोज लूप में से करंट परपेंडिकुलरली गुजर रहा है, तो वो करंट जो कि लूप में से परपेंडिकुलरली पास कर रहा हो इसको हम एनक्लोज्ड करंट कहते हैं। अब फर्ज कर लें कि लूप में से नंबर ऑफ करंट्स पास करें, कुछ अपवर्ड डायरेक्शन में है और कुछ डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, तो कन्वेंशनल मेथड के मुताबिक हम अपवर्ड डायरेक्शन के करंट को पॉजिटिव लेते हैं जबकि डाउनवर्ड डायरेक्शन को हम नेगेटिव लेते हैं। तो इस तरह से आपने लूप में से पास करने वाला नेट करंट फाइंड करना होता है। अब हमारे केस में तो यहां पे एक ही करंट है, इस वजह से हम इसको सिंपली आई एनक्लोज्ड का नाम ही देंगे, लेकिन यह करंट लूप में से तमाम करंट्स के यानी नेट करंट को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। तो इस तरीके से हमारे पास यह फॉर्मूला बन जाएगा सिग्मा आई इज इक्वल टू 1 से n b डॉट डेल्टा एल आई दैट इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स टू द टोटल करंट कह लें या करंट एनक्लोज्ड बाय द एम्पीरियन लूप ये कह लें। स्टूडेंट्स दिस इज द मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ द एम्पियर्स लॉ, और इसके मुताबिक हम एम्पियर्स लॉ की स्टेटमेंट को कुछ इस तरह से लिख सकते हैं। स्टेटमेंट, तो इसकी स्टेटमेंट बनती है द सम ऑफ द क्वांटिटीज b dot delta L of all path elements into which a complete loop has been divided is equal to mu naught times to the total current enclosed by the loop। तो स्टूडेंट्स दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ द एम्पियर्स लॉ। अब जरा देखिए इसमें उसने हमें कहा द सम ऑफ द क्वांटिटीज b डॉट डेल्टा एल। आपने जितनी भी b डॉट डेल्टा एल क्वांटिटीज कैलकुलेट की हैं उसको आपने सम करना है। किसके अक्रॉस कैलकुलेट की है? ऑफ ऑल पाथ एलिमेंट्स इनटू विच अ कंप्लीट लूप हैज बीन डिवाइडेड, जिसमें आपने एम्पीरियन लूप को जितने पार्ट्स में आपने डिवाइड किया था तो हर एक पार्ट के अक्रॉस b डॉट डेल्टा एल की एक वैल्यू आएगी, उन तमाम वैल्यूज को आपने ऐड करना है। तो वो कहता है कि ये एडिशन के बाद जो आपके पास फैक्टर आएगा दैट इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स द टोटल करंट एनक्लोज्ड बाय द लूप।
तो ये तमाम फैक्टर्स जो है वो इक्वल आ जाएंगे जब आप एनक्लोज्ड करंट को मल्टीप्लाई करते हैं म्यू नॉट के साथ। तो स्टूडेंट दिस इज नोन एज एम्पियर्स लॉ और एम्पियर सर्किटल लॉ। अब स्टूडेंट्स हमने स्टार्ट में ये कहा था कि जिस तरह गॉसेस लॉ को इलेक्ट्रिक फील्ड की डिटर्मिनेशन के लिए यूज किया जाता है, उसी तरीके से एम्पियर्स लॉ को मैग्नेटिक फील्ड की डिटर्मिनेशन के लिए यूज किया जाता है। तो इसके लिए एक पॉइंट याद रखिएगा, हम ये कह सकते हैं कि Gauss's law is equivalent to Ampere's law। लेकिन स्टूडेंट्स इन दोनों में फर्क क्या है? फर्क यह है कि Gauss's law अप्लाई किया जाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में और एम्पियर्स लॉ यूज किया जाता है इलेक्ट्रोडायनामिक्स में। लेकिन दोनों का काम सेम है। इलेक्ट्रोस्टैटिक में चार्जेस रेस्ट पोजीशन में होते हैं और इस सिचुएशन में जो चार्ज फील्ड जनरेट कर रहे होते हैं दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड। तो गॉसेस लॉ यूज किया जाता है टू डिटरमिन इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ सर्टेन पॉइंट, जो कि आर डिस्टेंस के ऊपर हो सकता है। अब स्टूडेंट्स एम्पियर्स लॉ की बात करते हैं तो ये इलेक्ट्रोडायनामिक्स में यूज किया जाता है। अब जब चार्ज को आप मूव करवाते हैं तो मूवमेंट ऑफ चार्जेस से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। तो यहां पे हम लिख सकते हैं टू डिटरमिन मैग्नेटिक फील्ड एट सर्टेन डिस्टेंस आर। उसके बाद फ्रेंड्स आप लोगों ने पढ़ा था कि गॉसेस लॉ को क्लोज्ड सरफेसेस के ऊपर अप्लाई किया जाता है। तो ये नेक्स्ट पॉइंट इसका आ जाएगा, अप्लाइड ऑन क्लोज्ड सरफेसेस। और इस सरफेस को हम क्या नाम देते हैं? गॉसियन सरफेस, जो कि एक इमेजिनरी क्लोज सरफेस होती है। बिल्कुल इसी तरीके से कहता है एम्पियर्स लॉ इज अप्लाइड ऑन क्लोज्ड लूप्स, और इस क्लोज लूप को हम एम्पीरियन लूप या एम्पीरियन पाथ का नाम देते हैं। तो स्टूडेंट्स ये दोनों लॉज जो है वो एक दूसरे के इक्विवेलेंट होते हैं, लेकिन इनका वर्किंग रीजन डिफरेंट है। अब स्टूडेंट्स आपने चैप्टर नंबर 12 में भी पढ़ा था कि जब भी आपने इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू फाइंड करनी होती है तो हमें 4 स्टेप्स के ऊपर मूव करना पड़ता है। बिल्कुल उसी तरीके से अगर आपने एम्पियर्स लॉ अप्लाई करना है किसी भी करंट कैरिंग ऑब्जेक्ट से प्रोड्यूस होने वाले मैग्नेटिक फील्ड की डिटर्मिनेशन के लिए, तो स्टूडेंट्स हमें 4 स्टेप्स को ही फॉलो करना पड़ेगा। वो स्टेप्स कौन से हैं आइए देखते हैं। इसके लिए हम लिख लेते हैं डिटर्मिनेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो इसमें है स्टेप नंबर 1। स्टूडेंट्स सबसे पहला स्टेप यह होता है कि आपने एक क्लोज लूप बनानी है जिसको हम एम्पीरियन लूप का नाम देते हैं। इसके ऊपर वो पॉइंट लाजमी होना चाहिए जिस पे आपने मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू फाइंड करनी होती है। सो दिस इज पॉइंट नंबर 1, ड्रॉ imaginary closed loop called Amperian loop such that it must contain the point say P at which magnetic field is to be determined।
अब स्टूडेंट्स यहां पे एक बात हमारे ज़हन में आती है कि ये क्लोज लूप की शक्ल क्या होनी चाहिए। इसको हम सर्कुलर बनाएं, इसको हम स्क्वायर फॉर्म में बनाएं, इसको हम रेक्टेंगुलर फॉर्म में बनाएं या ट्रायंगुलर फॉर्म में बनाएं। तो स्टूडेंट्स उसके लिए आपने ये पॉइंट याद रखना है, कहता है कि शेप ऑफ एम्पीरियन लूप is such that magnetic field is either parallel or perpendicular or zero। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड या तो पैरेलल होनी चाहिए या फिर परपेंडिकुलर होनी चाहिए उस लेंथ के अक्रॉस, या फिर उस लेंथ के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू 0 होनी चाहिए, या ये तीनों कंडीशंस जो है वो एक साथ हो सकती हैं इन द सेम केस फॉर द डिफरेंट लेंथ एलिमेंट्स। तो इसमें अगर आपको सर्कल बनाना पड़ता है वो भी ठीक है, स्क्वायर बनाना पड़ता है वो भी ठीक है, ट्राइंगल बनानी पड़ती है वो भी ठीक है, तो कोई भी शेप आप इसमें बना सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें ये 3 कंडीशंस अपने जहन में रखनी होगी। अब स्टूडेंट्स हम चलते हैं स्टेप नंबर 2 की तरफ। स्टेप 2, अब जब आप एम्पीरियन लूप को स्मॉल पैच में डिवाइड कर देते हैं जो कि या तो पैरेलल हो सकते हैं, परपेंडिकुलर हो सकते हैं, या जिनके अक्रॉस मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू 0 हो सकती है, फिर वो कहता है कि आपने कैलकुलेट करना है बी डॉट डेल्टा एल फैक्टर को फॉर ऑल एलिमेंट्स। जितने भी पाथ में या जितने भी पैच में आपने एम्पीरियन लूप को डिवाइड किया है, हर एक के अक्रॉस हम बी डॉट डेल्टा एल की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। इसके बाद स्टूडेंट स्टेप नंबर 3 आ जाता है। स्टेप नंबर 3 में आपने कैलकुलेट करना है करंट एनक्लोज्ड बाय एम्पीरियन लूप। एम्पीरियन लूप ने कितना करंट एनक्लोज किया हुआ है आप उसकी वैल्यू फाइंड करेंगे। तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि एनक्लोज्ड करंट वो करंट होता है जो कि क्लोज लूप में से परपेंडिकुलरली पास किया जाता है। हमने ये बात पढ़ी है बी के जितना अपवर्ड डायरेक्शन का करंट होगा उसको पॉजिटिव ट्रीट किया जाता है बाय कन्वेंशन, और जितना डाउनवर्ड डायरेक्शन का करंट होगा उसको नेगेटिव ट्रीट किया जाता है। तो इस सिचुएशन में अगर हमारे पास नंबर ऑफ करंट्स हो जो कि अपवर्ड और डाउनवर्ड डायरेक्शंस में हैं, तो हम नेट करंट को ही एनक्लोज्ड करंट का नाम देते हैं। और स्टूडेंट्स फाइनली हमारे पास स्टेप नंबर 4 है, दैट इज स्टेप 4 अप्लाइंग एम्पियर्स लॉ to calculate magnetic field। और एम्पियर्स लॉ क्या है? समेशन I इज इक्वल टू 1 से n b डॉट डेल्टा एल I इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स टू द करंट एनक्लोज्ड। इस फार्मूला लगा के आप मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स ये है हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ आ गया होगा। इजाजत चाहते हैं, अल्लाह हाफिज।